Good morning, students. This is the sixth and the last video of Chapter 1, Crop Production and Management. In the previous video, we were discussing about harvesting and machines used in the process of harvest. In this video, we will discuss storage methods and animal husbandry. But let's first talk about the process of winnowing. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. जिन फार्मर्स के पास लैंड छोटा होता है वो विनोइंग के प्रोसेस से थ्रेशिंग करते हैं, मतलब ग्रेन और शेफ को सेपरेट करते हैं. विनोइंग मशीन आप फिगर 1.9 में देख सकते हो. इसमें क्रॉप्स को डाला जाता है और फिर इसको रोटेट किया जाता है ताकि ग्रेन और शेफ दोनों सेपरेट हो जाएं. इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं. Next is 1.9 storage. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. अब क्रॉप प्रोड्यूस हो गए, उनकी हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब क्रॉप्स जो मैच्योर हो गए थे उनको हमने कट कर लिया. अब वो क्रॉप रेडी है बिल्कुल, लेकिन उनकी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रॉप थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने हार्वेस्ट नहीं किया. क्रॉप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए हम एक ही बार में उस क्रॉप को यूज़ नहीं कर सकते. सो स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोरेज करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है वो मॉइस्चर से, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. If freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. जो recently harvested seeds होते हैं वो moisture होता है उनमें, इसीलिए उनको डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते विदाउट ड्राइंग. उनको ड्राई करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर हम मॉइस्चराइज्ड सीड्स को डायरेक्टली स्टोर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो स्पॉइल हो जाएंगे या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म उनको खा लेगा या अटैक कर देगा और फिर वो जर्मिनेशन के लिए परफेक्ट नहीं रहेंगे. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack of insects, pests, bacteria and fungi. इसीलिए क्रॉप्स को स्टोर करने से पहले उनको ड्राई करा जाता है, सुखाया जाता है ताकि उन पर कोई भी इंसेक्ट, पेस्ट्स या फिर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक नहीं करें. As you can see in figure 1.10, these are silos. इनमें ग्रेन्स को स्टोर करते हैं ताकि उन पर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करे. एंड जो फार्मर्स इन सिलोस में अपने ग्रेन को स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो वो गनी बैग्स में ग्रेन को सिक्योर करते हैं, उनको सेव करते हैं और उनको स्टोर करते हैं बिकॉज इन बैग्स में भी रैट अटैक नहीं कर सकते और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई हार्म नहीं पहुंचा सकते उन स्टोर्ड ग्रेन्स को. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries. जब grains की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तब उन्हें सिलोस और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी कम होती है तब उनको जूट बैग्स में भी स्टोर कर सकते हैं. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. अगर किसी को घर में ही अपने क्रॉप्स को स्टोर करना है या ग्रेन्स को दैट आर सीड्स उनको स्टोर करना है तो हम नीम लीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज नीम की लीव्स हमको पता है कितनी ज़्यादा बिटर होती हैं, इसीलिए नीम लीव्स को भी यूज़ किया जाता है क्रॉप्स के स्टोरेज में. फॉर स्टोरिंग लार्ज quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are also required to protect them from pests and microorganisms.
जब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो मेक श्योर करने के लिए कि वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहें, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। वो केमिकल ट्रीटमेंट्स हमारे ग्रेन्स या हमारे सीड्स को पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। लास्टली, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 करने के लिए आपको टेबल दे रखी है, इसमें आपको सोर्स लिखना है कि कौन से एनिमल से कौन सा फूड मटेरियल आपको मिल रहा है और आपको फूड का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, buffalo, she goat and she camel. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आप ये समझोगे कि प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी हमें बहुत सारे फूड प्रोवाइड कराते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो ज़्यादातर फिश को कंज्यूम करते हैं बिकॉज फिश से उनको प्रोटीन मिलता है, सो वो उनके डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में आप उन सारे फूड्स के बारे में पढ़ चुके हो जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, ओके, लाइक लेडी फिंगर, कैबेज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ एनिमल्स का भी बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। सिमिलरली, एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरह जो एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स हम घर पे रखते हैं, उनको भी हमें प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर ये प्रोसेस एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन लार्ज स्केल पर किया जाए तो उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पेट्स होंगे, पेट्स का आप डोमेस्टिकेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग एनिमल्स से फूड प्रोडक्ट के लिए जैसे कि मिल्क के लिए उनका बहुत लार्ज स्केल पर डोमेस्टिकेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। Okay, understood. So with this we are done with chapter 1, crop production and management.